हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की बुक साइंस से 9th क्लास में से चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमने स्टूडेंट्स पहले इसकी कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं शुरू से लेकर, और बड़ी अच्छी तरह हमने वर्ड बाय वर्ड उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि एक्चुअल में जो है सेल के अंदर है क्या, वो क्या फंक्शन करते हैं, अलग अलग पार्ट्स, और वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो हमने स्टार्ट से लेकर ये सारी वीडियो, आप पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। हमने जाना था उस वीडियोस में कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी रहती है। हमने जाना था सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन्स की बनी रहती है। लिपिड जिसको हम फैट भी बोल सकते हैं, उसकी ये बाई लेयर होती है, और ये क्या काम करती है, ये सेल के अंदर जो भी मटेरियल इसको चाहिए वो उसको अंदर जाने देती है, और जो सेल ने बाहर निकालना है वेस्ट मटेरियल या कुछ उसको नहीं चाहिए वो उसके बाहर, तो ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो बच्चे हमने ये अभी तक के जाना था। तो उसके बाद हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को स्टडी किया था माइक्रोस्कोप के अंदर। एनिमल सेल के लिए हमने अपनी चीक्स के स्किन का पार्ट लिया था, चीक के माउथ के अंदर साइड की लेयर का, और प्लांट सेल को जानने के लिए हमने ओनियन पील का इस्तेमाल किया था। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी किया था, जैसे बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उनमें क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, मतलब उनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर उसको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनेलीज का अलग अलग फंक्शन रहता है सेल के अंदर। जैसे हमने मेनली जाना था कि न्यूक्लियस रहता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन रहती है, वैक्यूल्स होते हैं, कुछ सेल में ज़्यादा होते हैं, कुछ में वैक्यूल्स कम रहते हैं। उसके बाद हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में जाना था, जिसको हम सेल के पार्ट भी बोल देते हैं कई बार। तो वो कैसे मतलब काम करते रहते हैं। हमने 2 टाइप्स के सेल के बारे में जाना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक मीन्स जो हमारे प्रिमिटिव टाइप के सेल है जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। तो हमने ये भी जाना था कि जो मतलब अपने यूकैरियोटिक सेल रहते हैं उसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है, मतलब पूरी तरह से एक तरह से डेवलप हुआ होता है उसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के में क्या अंतर है उसके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। हमने जाना था कि प्रोकैरियोटिक वाला जो न्यूक्लियस रहता है उसमें कोई लेयर नहीं होती, कोई उसकी अच्छी तरह से मतलब डिवीज़न नहीं हुई होती। ठीक है, वो पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुआ था। बट यूकैरियोटिक वाले में क्या है, उसमें लेयर्स रहती है, डबल लेयर न्यूक्लियस के बाहर, तो वो अच्छी तरह से काम भी करता है और डेवलप भी हो जाता है। तो हमने जाना था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में हमने जाना बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है। वो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी ऑर्गेनेलिज हैं, उसके अंदर भी सेल के पार्ट हैं, बट वो अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। हमने ये जाना था। एक फ़र्क और है, जो मतलब बैक्टीरियल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज रहती हैं उस पे कोई लेयर नहीं होती। ठीक है, बट खुद अपने ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते ही हैं ऑलरेडी। तो वो अपने आप में एक सेल है जो वर्किंग कर रहा है अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म की तरह, बैक्टीरियल सेल में या यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद हमने इनका डिफरेंस किया था टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में। हमने जाना था कि क्या क्या इनमें उनका साइज़ का, उनका सेल मतलब कौन सा वो सेल है, और मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर रहता है। ठीक है, तो हमने आगे जाना था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में मतलब कौन कौन से उसके रोल रहते हैं। हमने जाना था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन होते हैं, क्रोमाटिन क्रोमोसोम्स को बनाते हैं, वो एक चेन होती है प्रोटीन की। उसके बाद हमने जाना था उसमें डीएनए से होते हैं। डीएनए से वो चीज़ है जो अपने जो इनहेरिटेंस होता है उसको आगे लेके जाती है, मतलब पुता पुरखी है। ठीक है बच्चे, जो हमारे फादर ग्रैंडफादर में जो भी हमारी बॉडी उनकी बॉडी के साथ मैच कर जाती है, तो ये जेनेटिक मटेरियल है, मतलब ये नेक्स्ट जो है जनरेशन में कुछ ना कुछ आगे लेके जाते हैं।
पहली जनरेशन से। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे फादर थे, हमारे जो बॉडी की संरचना है वो हमारे फादर जैसी रहती है, हमारी मदर जैसी हो जाती है, हमारी आँखें उन पे चली जाती हैं, किसी के हेयर चले जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें कौन करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है सारा मटेरियल। उसके बाद हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था, 2 प्रकार का होता है ये, इसके 2 पार्ट होते हैं आगे, एक रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है ना, यही प्रोटीन को बनाता है, सिंथेसिस करता है, ये फैक्ट्री की तरह काम करता है। हमने जाना था ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, पैकेज का काम करता है, और उसको जिस चीज़ पे उसको लेके जाना है उसको कोड लगा देता है फिर जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो ये प्रोटीन भी आगे हम जानेंगे ना हायर क्लासेस में, जो है प्रोटीन कई टाइप के मतलब उसमें पार्ट्स होते हैं, जिसको हम अमीनो एसिड से मिलकर बनाता है प्रोटीन एक्चुअल में। अमीनो एसिड के आगे कोड होते हैं, आगे वो हम हायर लेवल पे स्टडी करेंगे उसका अगली नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। वो प्रोटीन जब सिंथेसिस होता है ना, तो वो अमीनो एसिड की चेन बनाता है पहले, तो वही काम ये कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें हमने जाना था कि गोल्जी प्लेट्स बनता रहता है, वो गोल्जी प्लेट्स आगे वेसिकल्स बना के उसको ट्रांसपोर्ट करता रहता है फिर मेम्ब्रेन के थ्रू। या तो वो सेल के अंदर में उसकी ज़रूरत होती है तो सेल के अंदर में ट्रांसपोर्ट करता रहता है, अगर सेल के बाहर ज़रूरत है तो वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी भेज देता है उसको, किसी भी और पार्ट को, बॉडी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। आगे हमने लाइसोसोम के बारे में जाना था, ये क्लीनिंग एजेंट होते हैं हमारी बॉडी के सेल के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल है उसको सारे को ये डाइजेस्ट करते हैं। किसकी सहायता से करती है ये सब कुछ, एंजाइम्स की सहायता से। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना, ये पावर हाउस होता है सेल का, जब एनर्जी इसने रिलीज़ करनी है मतलब, ठीक है। इसके अंदर जो संरचना रहती है 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनर वाली जो होती है वो जिगजैग रहती है, ठीक है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हमने बोला था उसको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो वो क्रिस्टा कहते हैं उसको। तो ऐसा क्यों है, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, एरिया बड़ा हो जाए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने का वो रोल अदा कर सके। फिर हमने प्लास्टिड्स के बारे में जाना था, हमने ये भी देखा था कि प्लास्टिड्स जो होती है ये उन ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे वो उसने अपना भोजन खुद बनाना है। अगर वो खुद नहीं बना सकता तो उसमें प्लास्टिड नहीं रहेंगे। तो प्लास्टिड्स के बारे में हमने देखा था कि उसके अंदर प्लास्टिड्स जो होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं, बट जो प्लांट वाले में या जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड होता है। उसमें क्लोरोफिल आगे उसमें कलर होता है जो ग्रीन कलर का होता है, यही क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है सनलाइट की मदद से। फिर हमने उसके बारे में जाना था कि ये कहाँ पे बनता है, जो प्लास्टिड है ये स्ट्रोमा में बनता है। तो स्ट्रोमा क्या है, डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होती है स्ट्रोमा, ठीक है। ये सारा कुछ हमने देखा था। आगे हम जहाँ पे आगे थे बच्चे, है ना, आगे हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि अब क्या करना है इसमें। हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जहाँ पे आ गया, acquire varied colors. How do flowers, fruits and vegetables acquire varied colors? तो ये पूछा गया है हमसे कि फ्लावर जो रहते हैं, फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें अलग अलग कलर के क्यों होते हैं वो, ठीक है। मैंगो जो है वो येलो कलर का रहता है, रोज़ है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। मैरीगोल्ड वो येलोइश कलर का रहता है, ऐसा क्यों है वो। इन फ्लावर, पीटल्स एंड फ्रूट्स प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट्स। तो वही जो है ना प्लास्टिड, जिसके अंदर हमने प्लांट सेल के अंदर में स्टडी किया है लास्ट वाली वीडियो में, कि इसके अंदर में कुछ ग्रीन कलर रहता है, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लास्टिड के अंदर कई टाइप के क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, प्लास्टिड के आगे कई टाइप हैं, ठीक है। जैसे जो ग्रीन कलर वाला था वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है, बट जो प्लास्टिड के अंदर और कुछ है, मतलब है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, मतलब कुछ और है, तो वो उसका कलर उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। हम देखते हैं आगे। तो इसमें पिगमेंट्स रहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जैसे होता है ना ग्रीन कलर वाला,
तो प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स रहते हैं अदर देन क्लोरोफिल, यही इसने बोला है। तो क्लोरोफिल के बारे में हमने ऑलरेडी पहली वीडियो में पढ़ लिया है। दीज प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड जो अलग अलग और कलर देते हैं ना ग्रीन के, विदाउट ग्रीन गिविंग ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर नहीं देना है, अब उनको और कलर देना है किसी भी प्लांट को, ठीक है, प्लांट के पार्ट को, तो वो क्रोमाटिप्लास्ट का काम है। अब क्रोमोप्लास्ट होती है उनमें। इसका ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं क्रोमा मीन्स कलरफुल कलर। दिस पिगमेंट में भी येलो ऑरेंज रेड। तो ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये येलो हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, कोई भी कलर हो सकता है। आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर्स इन सच फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये सोर्स है जो ब्राइट कलर देता है फ्लावर को, फ्रूट को। सच ब्राइट कलर्स हेल्प attracting pollinator for pollination and fruit eating animals that help in seed disperser। तो ये क्या करता है पिगमेंट, इसका रोल क्या है? ये जो क्रोमाप्लास्ट नाम के प्लास्टिड्स रहते हैं जो कलर देते हैं, है ना, किसी भी फ्लावर को, फ्रूट को, ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर को फॉर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेटर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? पॉलिनेटर मीन्स ये कुछ एनिमल्स होते हैं बच्चे, जैसे हमारी बटरफ्लाई होगी, ठीक है, हनी बी होगी, ये अलग अलग टाइप के जो भी इंसेक्ट्स रहते हैं ना, फ्लाई करते रहते हैं। जहाँ पे बाग बगीचे होते हैं आपने देखे ही होगा ना, तो जहाँ पे ये पेड़ पौधे ग्रो कर रहे होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के ना, इसमें पक्षी भी आ जाते हैं कई, ठीक है, इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बता दी हनी बी और बटरफ्लाई जैसे जो भी इंसेक्ट्स हैं ना, तो इनको हम पॉलिनेटर का नाम देते हैं अपनी साइंस की टर्म में। तो ये क्या काम करते हैं? ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। आपके सिलेबस में शायद हो, इसके बारे में हम देख लेंगे बाद में, कहीं पे भी अगर किसी चैप्टर में भी होगा ना तो हम जरूर करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि पॉलिनेशन एक रिप्रोडक्शन का सिस्टम है प्लांट्स में, जिसके थ्रू जो मेल गैमेट्स हैं, जो फीमेल गैमेट्स हैं, वो फ्यूज़ होते हैं। मतलब मेल गैमेट्स से वो इंसेक्ट्स ले जाते हैं पोलन ग्रेन्स को, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो इसमें प्लांट्स में जो रहता है ना पॉलिनेशन का सिस्टम, वो रिप्रोडक्शन का ही सिस्टम है एक। तो आगे वो उसके फिर सीड्स तैयार हो जाती है उसकी, मतलब न्यू जनरेशन रेडी हो जाती है, फिर सीड ग्रो करता है। तो पहले जैसे फ्लावर्स के प्लांट जैसा या फ्रूट के प्लांट जैसा ही एक और प्लांट हम नेचर उसको तैयार करने में लगी रहती है, हम उसको उगा देते हैं फिर सीड को, ठीक है। ऐसे ये पॉलिनेशन होता है, ऐसे नहीं कि सीधा सीड लग गया, वो पहले रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रहेगा उसमें, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन्स में होता है ना, वैसे ही प्लांट्स में होता है, बट थोड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ पे तो पर एनिमल्स में तो सारा कुछ मतलब एनिमल्स पे ही डिपेंड है, पर यहाँ पे पॉलिनेटर इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो एंड फ्रूट ईटिंग एनिमल्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। तो जब उसका कलर अट्रैक्टिव रहेगा ना किसी फ्रूट का, उसके अंदर क्या है? सीड है फ्रूट के अंदर, तो वो जो उसको खाने वाले एनिमल्स हैं फ्रूट को, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई ये इसका तो कलर बहुत बढ़िया है, ये तो टेस्टी बहुत है, तो वो उसको खा लेते हैं, उसके जो सीड है उसको जहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं। वो आगे फिर नया प्लांट मिट्टी में जब वो मिल जाता है कोई सीड, वहाँ से ग्रो करने लगता है, नया प्लांट मतलब ग्रो हो जाता है वहाँ पे। यही कहानी है इसकी। सम प्लास्टिड्स लैक पिगमेंट्स एंड आर दस कलरलेस। तो कुछ ऐसे भी होते हैं प्लास्टिड जिनमें कोई कलर वाला कोई भी मटेरियल नहीं रहता। दीज आर कॉल्ड लीकोप्लास्ट्स। इसको हम लीको बोलते हैं। इन ग्रीक लीको मीन्स वाइट। तो लीको का जो मीनिंग है ना, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है ये, तो इसका मतलब है वाइट कलर, जिसका मतलब कोई कलर ही नहीं है। लीकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स एंड सम आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर। तो लीकोप्लास्ट में क्या रहता है? फूड मटेरियल स्टोर रहता है, जैसे कि स्टार्च। स्टार्च जो है हमारी हमारी डाइट का भी एक हिस्सा है ना बच्चों, पार्ट है। तो इसमें स्टार्च रहता है, कुछ में ऑयल्स रहते हैं, प्रोटीन, ये सारे हमारी डाइट का हिस्सा हैं, यूलिकोप्लास्ट वाले हैं।
तो इनमें किस टाइप का ये फूड स्टोर करते हैं उसी बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सामलिकोप्लास्ट इन प्रोटीन एंड टैरो, कलाकेसिया सेल्स स्टोर स्टार्च। तो पोटैटो में हमें पता ही है बच्चों कि स्टार्च नाम का जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर रहता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है बच्चों। तो इस जैसे टायरो सेल्स में होते हैं उनमें भी स्टार्च रहता है। तो ये लिक्योप्लास्ट होते हैं जिनमें भी कोई भी प्रोटीन, ऑयल और स्टार्च स्टोर रहे, ठीक है बच्चे। अभी हम वैक्यूल्स के पहुंच गए हैं। वैक्यूल्स हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि ये कुछ स्पेस रहता है उसके सेल के अंदर, ठीक है, जो सेल को सपोर्ट देता है और उसको शेप को मेंटेन रहने में मदद करता है। हमने ये भी जाना था पिछली वीडियोस में कि एनिमल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते, वो छोटे होते हैं। बट कौन से डेवलप रहते हैं? प्लांट वाले में एनलार्ज्ड वैक्यूल होगा, वो क्लियर दिखेगा आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। द ऑर्गेनेलीज फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। तो वो ये ऑर्गेनेलीज हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं एंड सपोर्ट का काम करती हैं। तो ऑर्गेनेलीज के बारे में तो पता ही बच्चों, जो सेल के अंदर में पार्ट रहते हैं उसको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। Plastids such as chloroplast helps plants produce food and temporarily store it। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने ये अभी जाना है कि ये क्या काम करते हैं। जैसे हमने लीकोप्लास्ट के बारे में जाना, क्लोरोप्लास्ट की आगे प्लास्टिड की एक टाइप रहती है, ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब भोजन में जो भी भोजन है, ये अगर लिकोप्लास्ट है तो वो क्या करेगा? स्टोर कर लेगा उसको, ठीक है, स्टार्च के रूप में, ऑयल के रूप में। बट अगर वो क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें ग्रीन पिगमेंट रहेगा, है ना, क्लोरोफिल नाम का। तो वो भोजन को स्टोर करने का काम करेगा सनलाइट की मदद से, क्योंकि उसने खुद भोजन बनाना भी है प्लांट ने और स्टोर भी करना है। अगर बनाएगा तो भी तो स्टोर करेगा ना, ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए। तो वो स्टोर करता रहता है अपने अंदर। और ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लांट हेल्प करते हैं ये फूड प्रोड्यूस करने में प्लांट्स की, एंड टेम्परेरीली स्टोर इट। तो कुछ समय के लिए, टेम्परेली मीन्स फॉर सम टाइम, परमानेंट नहीं करता उसको। ये नहीं है कि लाइफ टाइम उसका स्टोर ही हो रखा है सारा, तो टेम्परेली स्टोर करता है इसको। अदर प्लास्टिक सच एज लिकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड। तो लिकोप्लास्ट क्या करता है? वो स्टोर करने का काम हमने भी देखा है ना। बट वेयर आर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटीरियल स्टोर इन द सेल। बट अगला क्वेश्चन है कि ये तो स्टार्च वगैरह ये तो सारा स्टोर हो गया, अब वाटर, मिनरल और वेस्ट मटीरियल्स ये कहाँ पे स्टोर होते हैं सेल में? वाई डू प्लांट्स लुक विल्टेड व्हेन दे गॉट डू नॉट गेट इनफ वाटर। तो इसमें ये सारी चीज़ें भी स्टोर होती होंगी बच्चों ना, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, वेस्ट मटीरियल्स हो गए। तो जब हम बोलता है कि पानी नहीं देते किसी भी प्लांट को उचित मात्रा में, वी डू नॉट गेट इनफ वाटर, तो प्लांट जो है विल्ट हो जाता है, मुरझा जाता है, मतलब वो उसके जो श्रिंक सा हो जाता है वो प्लांट के लीव्स, वो उसकी टानी वो थोड़ा झुकने लगता है नीचे की तरफ, है ना, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती था। ऐसा क्यों होता है? तो हम देखेंगे, ये सारा वैक्यूल्स का ही रोल है बच्चे। इन मैच्योर प्लांट सेल, जब प्लांट सेल पूरा मैच्योर हो जाता है, पूरा बन जाता है वो, देयर इज एक्चुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय ए सिंगल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो जहाँ पे मैच्योर प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सेंटर में उसके लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है प्लांट सेल के अंदर। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि वैक्यूल रहता है भाई प्लांट सेल में। तो जहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता रखा है कि वो बड़ा भी होता है, लार्ज होता है, और सेंटर में रहता है सेल की ज़्यादातर। तो उसमें कौन सी मेम्ब्रेन रहती है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो कैसी होती है वो? सिंगुलर होती है मेम्ब्रेन, मतलब सिंगल टाइप की है वो, डबल लेयर नहीं है, एक लेयर की है। सेलेक्टिवली परमेबल का तो आपको पता ही है ना जी, मतलब जिस चीज़ को ये चाहे अपनी मर्जी से, जिसकी ज़रूरत है सेल को, वो तो उसको परमिशन करता है अंदर बाहर जाने की, सभी को नहीं देता परमिशन। ये इसका मतलब है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसके चारों तरफ भी एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन रहती है, जैसे
हमारे सेल के बाहर बाहर रहती है। द वैक्यूल फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप, तो इसके अंदर ना एक वाटर जैसा फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम सेल सैप बोलते हैं। सेल का ही एक जूस मतलब सैप। द वैक्यूल स्टोर्स वाटर, मिनरल, शुगर्स एंड वेस्ट मटेरियल, तो इस वैक्यूल्स के अंदर ही ये सारा कुछ अभी स्टोर हो जाता है। वाटर, मिनरल, शुगर्स, वेस्ट मटेरियल। तो पहले तो उसने क्वेश्चन हमें पुट किया था कि ये चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती हैं। अब उसने बता दिया है कि वो बहुत लार्ज वैक्यूल रहती है, उसमें फ्लूइड भरा रहता है सेल सैप, और वो परमेबल मेम्बर होती है, तभी तो उसमें वो अंदर जाएंगा ना जब उसके परमेबल मेम्बर होगी। ठीक है बच्चे, तो उसमें वो सारा कुछ स्टोर होता रहता है। मीन्स वैक्यूल्स में वो सभी कुछ दूसरे मटीरियल स्टोर होते रहते हैं। अब देखते हैं तो ये क्या काम करते हैं आगे स्टोर होके। हेल्प्स मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल, तो ये प्रेशर मेंटेन करते हैं सेल के अंदर। पता ही है बच्चों, अगर देखो किसी चीज़ के अंदर ये चीज़ें कुछ भी भर दें हम, वो उसमें क्या होगा, वो प्रेशर तो बनेगा ही ना। आप कोई पॉलीथीन ले लो खाली, अभी तो वो खाली है, उसमें कुछ प्रेशर नहीं है, वो ऐसे ऐसे सिकुड़ता रहेगा ना, तो उसको जहाँ से ही पकड़ो वहीं से वो आपके हाथ में आ जाएगा। अब उसके अंदर आप पानी भर दो पॉलीथीन के अंदर, या कोई फ्लोर कुछ भी भर दो, कोई चीज़ें भर दो उसमें, मिट्टी भर दो, है ना, तो अब क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा उसमें। अब जहाँ से पकड़ोगे आप, वो आपके हाथों में नहीं आने वाला भाई। ठीक है, वो पूरा एक शेप ले लेगा उसकी अपनी पॉलीथीन वाली, देखा ना आपने। तो ऐसे ही वैक्यूल्स होते हैं, जब वैक्यूल्स के अंदर हम ये सारे मटेरियल भर देते हैं तो वो एक शेप ले लेता है, और उसका जो प्रेशर है चीज़ों के भरने से, ठीक है, जैसे हम अंदर अपनी सांस लेते हैं ना, रिस्पायर करते हैं, तो हम एयर को अंदर ले लेते हैं, तो हमारा जो पेट है वो थोड़ा स्वेल हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी बाहर की तरफ मतलब प्रेशर क्रिएट करता है जब इसके अंदर चीज़ें भरते रहते हैं। तो ये क्या काम करता है आगे, मेंटेन प्रेशर करता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर मेंटेन हो जाता है एक प्रेशर, विच कीप ए प्लांट सेल फर्म, जिसकी वजह से वो प्लांट सेल अपनी पूरी शेप में रहता है, बढ़िया शेप बनाए रखता है, वो फर्म सेल हो जाता है, उसको बनाए रखता है, मतलब कीप अ प्लांट सेल फर्म। वही पॉलीथीन वाली बात होगी ना बच्चे, अगर पॉलीथीन में हम कुछ डाल के रखेंगे तो भी तो उसकी शेप बरकरार रहेगी ना, नहीं तो वो ऐसे सिकुड़ता रहेगा बेचारा। व्हेन ए प्लांट्स डज नॉट गेट इनफ वाटर, जब पानी नहीं मिलता उसको प्लांट को, द वैक्यूल्स लूजेस वाटर, तो जो वैक्यूल्स के अंदर में स्टोर रहता है ना पानी, तो वो बाहर छोड़ने लगता है, फिर उसके सेल क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, द सेल बिकम लेस फर्म एंड द प्लांट गेट्स बिल्टेड, तो प्लांट भी क्या हो जाता है, थोड़ा मुरझा जाता है। आपने कभी देखा होगा जो क्रॉप्स रहती है ना फील्ड में ग्रो करती रहती हैं, जब उसको पानी नहीं दिए हमने, है ना, इरिगेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो वो थोड़ी सी उसके लीव्स हैं, वो उसकी स्टेम है, वो थोड़ी सी बिल्ट हो जाती है। देखा होगा आपने कभी, ध्यान से देखा करो आप ये चीज़ें प्रैक्टिकली, तभी आपको ये अच्छे से समझ लगेगा। तो ये तो खैर इतना बड़ा बात भी नहीं है, इसको समझने वाला बहुत छोटी सी बातें हैं, कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो सारा समझ आएगा, और एक बार आपने जब समझ लिया तो वो उस लाइफ टाइम भूलने वाला भी नहीं है, आपको पूरा समझ में लगेगा कि जी इसका काम ये है भाई, इसका काम ये है, इसको ये बोलते हैं ना, सारे नाम नूम आपके याद आ जाएंगे। तो मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बोला था बच्चे, जो भी डायग्राम्स यहाँ पे आ रही है ना, उसका आप एक चार्ट पे वो डायग्राम्स बनाने की कोशिश किया करो, स्क्रैप बुक पे बना लिया करो ना, कलरफुल बनानी है आपने, सारी लेबल्ड भी करनी है उसको, नाम भी लिखने हैं जो भी पार्ट्स हैं सारे डायग्राम के अंदर। आपने जैसे मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल सेल की डायग्राम बनाओ, उसके बाद एनिमल सेल, प्लांट सेल, तीनों की डायग्राम बना लो, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, न्यूक्लियस कैसा होता है ना, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, ये सारी डायग्राम आप बनाने की कोशिश करो बच्चे, तभी आपको अच्छी तरह समझ लगेगा ये लेसन। डायग्राम मेन पार्ट है इसका, डायग्राम एक स्केच है जो आपको मतलब पूरी आइडेंटिटी देता है किसी चीज़ के बारे में, कि भाई ये चीज़ है इसकी। थ्योरेटिकली तो आप जितना भी पढ़ लो उसके तो मतलब ये है कि आप 50-60% तक कर पाओगे, अगर आप पूरी पिक्चराइज हेल्प से उसको लर्न करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत अच्छे से याद में आएगा। देखो बाकी मैं तो देखो ट्राई कर ही रहा हूँ आपके लिए ना,
अगर मेरी तरफ से कुछ आपको नहीं अच्छा लगता है या मैं कम समझाता हूँ, आपको कुछ नहीं समझाता, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ लो आप। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे लिखा है सेल गेट प्लांट्स गेट बेल्टेड इन एनिमल सेल्स। आगे बोल रहे हैं एनिमल्स की सेल के बारे में। वैक्यूल्स आर समटाइम्स प्रेजेंट ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल्स। देखो वही चीज़ मैंने इस वीडियो में भी आपको बताई थी और लास्ट वाली वीडियोस में भी बताई थी कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें वो बहुत बड़े होते हैं, फुली डेवलप होते हैं, बट एनिमल सेल में वो इतने बड़े नहीं होते, वो डेवलप नहीं होते इतने। दे हेल्प इन द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, बट वो थोड़ा सा काम करते हैं कि वो टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं मटेरियल्स को। ठीक है बच्चे, थोड़ा थोड़ा मटेरियल वो स्टोर कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं पॉज एंड पाउंडर। डू वाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट, गिव रीज़न। देखो हमने अभी देख तो लिया ना लिकोप्लास्ट, वाइट फ्लावर में भी कौन सा रहता होगा, लिकोप्लास्ट, क्योंकि वो कलरलेस है। ड्राई वेल लेवल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए प्लांट और एनिमल सेल्स यूजिंग दीज क्ल्यूज। देखो ये इसने भी बुक में आपको लिख रखा है कि भैया आप डायग्राम जरूर बनाओ, वेल लेवल्ड होनी चाहिए। ये देखो वेल लेवल्ड, वेल लेवल्ड का क्या मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से वो लेवल की हो। लेवल का क्या मतलब है, जो मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ ना कि वेल लेवल्ड डायग्राम बनाओ, आप लेवल करो उसको, कि उसके नाम भी लिखने हैं जो भी पार्ट आपने ड्रा किया है। सपोज आपने न्यूक्लियस को ड्रा कर दिया सेल के अंदर, तो आपने पेंसिल की सहायता से उसका लिखना है बाहर कि ये न्यूक्लियस है, एरो लगा के। ठीक है, इसको बोलते हैं लेवल्ड डायग्राम। तो कौन कौन सी बनानी है, न्यूक्लियस अपीयर एज ए डार्क एंड राउंड बॉडी इनसाइड द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्प्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ एक्सटेंडेड न्यूक्लियर एनवेलप, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर रॉड सीट। तो ये आपने बनानी है पिक्चर, इसके लिए आप रेफर कर सकते हो फिगर 2.10 को। ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, देखते हैं क्या है। In 2010, scientist J. Craig Venter and his team made an important discovery in the field of synthetic biology। तो कोई साइंटिस्ट था, उसने 2010 में कोई उसकी टीम थी, वो लगी रही किसी डिस्कवरी में। ठीक है, उसने फिर क्या डिस्कवर किया, सिंथेटिक बायोलॉजी में कुछ खोज की थी उसके फील्ड में। अब सिंथेटिक के बारे में तो पता ही होगा बच्चों, सिंथेटिक का मतलब कोई चीज़ नेचुरल नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ आर्टिफिशियल है बनाई हुई, तो उसको हम सिंथेटिक बोलते हैं। जो भी चीज़ें हमारी फैक्ट्री से बन के आती हैं वो सारी सिंथेटिक है। जो हमारे प्लांट से हमें मिल रही हैं, हमें एनिमल से मिल रही हैं, वो क्या है, नेचुरल है। ठीक है, जैसे वूल होती है गर्म कपड़ों वाली, है ना, उसके गर्म कपड़े बनते हैं। अगर वो सीप से आ रही है, किसी एनिमल से आ रही है, तो वो नेचुरल है। अगर उसको हम फैक्ट्री में तैयार कर रहे हैं तो वो सिंथेटिक का टाइप का है, क्योंकि उसमें सारे केमिकल प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है बच्चे। तो ये सिंथेटिक बायोलॉजी में इसने कुछ किया था। दे फर्स्ट स्टडी द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए सिंपल बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोप्लाज्मा माइकोडीज यूजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो देखो इसने ना डीएनए का सीक्वेंस तैयार किया था। हमने डीएनए के बारे में पढ़ा है ना, वो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है एक, जो कोड लेकर जाता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो टीम लगी रहती है वो उसको स्टडी करते हैं डीएनए के सीक्वेंस को। तो उसमें थोड़ी थोड़ी ना लड़ी सी बनी रहती हैं, चेन होती है उसके अंदर, डीएनए के अंदर, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो उसने कहाँ पे ये स्टडी किया था सारा, कोई बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरिया था एक, सिंपल बैक्टीरिया था, वो बहुत सिंपल सा था, कोई छोटा बड़ा ना, जिसको हम माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस बोलते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम था जी। तो उसने ये हेल्प मतलब कैसे स्टडी किया उसको, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से। देन दे केमिकली साइंथिसाइजेस इन लेबोरेटरी द एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस डीएनए। तो उसके बाद उसने लेबोरेटरी में इसको केमिकली तरीके से सिंथेसिस कर लिया, मतलब
आर्टिफिशियल वाला उसका कॉपी तैयार कर दिया उसने, एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल हूबहू उसी ही जैसे है कि वो उस बैक्टीरियम में उसकी डीएनए की कॉपी थी। आगे ये देखते हैं नेक्स्ट, दे टुक अनदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम एंड रिमूव्ड इट्स डीएनए। बाद में उसने क्या किया, किसी और बैक्टीरिया को ले लिया जो उसी बैक्टीरिया के साथ की मतलब उसकी नेचर वाला ही था एक, जैसे माइकोप्लाज्मा न्यू माइकोडीज बैक्टीरिया उसने लिया था ना, एक बैक्टीरिया जिसके साथ मदद से उसने डीएनए बनाया था, ये देखो ये वाला हमने पढ़ के आए हैं। तो ऐसा ही बैक्टीरिया कहते हैं, इसने ले लिया कोई, वो तो नहीं लिया बट उसका ही कोई ब्रदर ले लिया मान लो, है ना। तो उसने क्या किया, क्लोजली रिलेटेड ले लिया उसने बैक्टीरियम। तो आगे देखते हैं, एंड रिमूव्ड इट्स डीएनए, उस जो नया था लिया था बैक्टीरियम उसका डीएनए अब उसने निकाल दिया। अब क्या करना है, बट केप्ट द रेस्ट ऑफ द सेल सच एज द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट। बाकी का जो सेल था वो वैसे का तैसे ही रख दिया उसने, जिसमें साइटोप्लाज्म भी है और ऑर्गेनेल्स भी हैं सारी, है ना, मेम्ब्रेन भी है उसकी। बट क्या उसने रिमूव क्या कर दिया, उसको डीएनए को उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चे, इंटैक्ट उस वैसे के तैसा ही रख दिया उसने इंटैक्ट। दे इंसर्टेड द सिंथेटिक डीएनए इनटू द सेल। अब वो सिंथेटिक वाला डीएनए इस की बॉडी में फिट कर दिया भाई। आफ्टर दिस द सेल स्टार्टेड टू ग्रो एंड डिवाइड। तो देखो डीएनए का क्या काम हो रहा है, वो कोड है एक, ठीक है, वो सेल बॉडी को भी डिवाइड करता है, ग्रो करता है, उसको मदद करता है कि भाई तू डिवाइड हो जाओ, तू ग्रो कर जा। ठीक है, और जब डीएनए हमने सिंथेटिक वाला रख दिया ना उस नेचुरल सेल में बैक्टीरिया की में, तो वो ग्रो और स्टार्ट करने लग गया, डिवाइड करने लग गया भाई, मतलब आर्टिफिशियल की तरह जो भी उसका प्रोग्राम था वो काम करने लग गया। दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट डीएनए कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ए सेल। तो इसकी मदद से हमें पूरी तरह कन्फर्म हो गया कि भाई ये डीएनए रहता है ना, वो पूरा काम करता है अपना, कौन सा, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का और उसकी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का। हाउएवर साइंटिस्ट डिड नॉट क्रिएट ए कम्प्लीटली न्यू सेल। पर साइंटिस्ट कोई नया सेल बनाने में हेल्पफुल नहीं हुए। फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब वो तो एक टूटा फूटा बैक्टीरियम था ना, उस मतलब एक जैसे कोई हमने ले लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना, उसको हम स्क्रैच बोल रखा है यहाँ पे। ओनली द डीएनए वाज सिंथेटिक। तो डीएनए कौन सा था, सिंथेटिक था। द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल वर टेकन फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। तो दूसरे वाले पार्ट थे जो वो लिविंग वाले ही थे, ठीक है बच्चे, जो उसमें पाए जाते थे नेचर से। आगे देखते हैं, हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। अब कोई सेल है, नॉर्मल सेल है, वो कैसे डिवाइड करता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, वो बड़ा होता है साइज़ में, है ना, तो कैसे ग्रो करता है। अब उसके दो के एक के दो बन जाते हैं, दो के चार, चार के आठ, 8 बन गए, ऐसे वो डिवाइड कैसे करता है। वैन यू गेट ए स्मॉल कट ऑन योर स्किन, जब आप अपनी स्किन को कट लेते हो ना, छोटा सा कभी आपके एक्सीडेंटली कोई कट लग गया, नाइफ से लग गया, आपके ब्लेड से लग गया ना, इट हील्स आफ्टर ए फ्यू डेज। तो कुछ समय बाद ये खुद ब खुद ठीक होने लगता है। वैन हेयर फॉल आउट, जब आपके बाल जड़ने लगते हैं, न्यू हेयर ग्रो बैक, तो नए बाल भी आते रहते हैं। हाउ डी दी डज दिस हैपन, तो ये कैसे हो रहा है भाई, ये सारा तो है सेल की वजह से हो रहा है ना। तो हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है, सेल्स की। तो हम देखते हैं, इट हैपन्स बिकॉज सेल्स इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड। तो हम देखते हैं कि ये हो रहा है कि सेल हमारी बॉडी में ग्रो भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, टू रिप्लेस द ओल्ड डेड और डैमेज्ड सेल्स, ताकि वो पुराने घसे पिटे डेड हुए डैमेज हुए सेल को दोबारा से नए बना दे, रिप्लेस कर दे, उसकी जगह पे नए आ जाएं। देन आवर बॉडी ग्रोज इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज सेल्स आर विगर। जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है ना, हम छोटे थे कभी बड़े हो गए, मतलब हमारा हाइट भी बड़ा हो गया, हमारी उंगलें, फिंगर्स, हमारी हर चीज़ बड़ी हो रही है, ठीक है, दिन में दिन। छोटे से जब हम बचपन में थे ना, उसके आगे हम जब अब जो भी हैं हमारी एज है उस हिसाब से हम बड़े हो गए हैं। तो ये कह रहा है कि सेल बड़े ही नहीं हो रहे कल, इतना ऐसे नहीं है कि हम किसी मतलब बाहर से दिखते हैं कि भी बड़े हो रहे हैं, पर अंदर में क्या है,
cells can grow only up to a certain size but growth happens because cell divide। तो सेल की जो गिनती है ना वो बढ़ रही है, मतलब ठीक है बच्चे। तो सेल का जो साइज है वो एक लिमिट तक ही ग्रो करता है, उसके बाद वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। फ्रेशली ग्रोइंग रूट्स टिप्स ऑफ एन ओनियन टू अंडरस्टैंड हाउ सेल डिवाइड। तो हमें एक स्टडी करना पड़ेगा फ्रेशली ग्रोइंग रूट टिप्स ऑफ एन ओनियन। मतलब कोई ओनियन आपने लेना है, अगली जो एक्टिविटी है उसके जो रूट्स रहते हैं वो अभी अभी उगे हों, ग्रो किए हों। रूट्स जो हों वो बहुत पुराने नहीं होने चाहिए। जो ओनियन के रूट्स रहते हैं ना वो होते हैं मतलब हेयर जैसे होते हैं, वो दागों जैसे, देखा होगा आपने है ना कभी। तो वो अभी अभी उगे हों, नहीं नहीं, ठीक है, नहीं हों वो, तो उसकी टिप्स पे क्या होगा, उसके टिप्स पे वो सेल हम डिवाइड करते हुए देखेंगे भी कैसे डिवाइड करते हैं। ये फिगर 2.16 में ऑलरेडी दिखा रखा है। एक्टिविटी करते हैं अब। लेट अस एनहांस आवर स्किल। टेक अ जार एंड फिल इट विद प्लेन वाटर। एक आपने बर्तन लेना है, कोई कांच का जार है ना, उसको पानी से भर लेना है, प्लेन पानी से। नाउ प्लेस एन ओनियन वेल ओवर द जार। अब आपने किसी ओनियन लेना है, मतलब ओनियन बल्ब का मतलब क्या है कि ओनियन का कोई टुकड़ा लेना है, उसको ओनियन ही लेना है, मतलब जार के ऊपर में आपने रख देना है। इन ए वे दैट इट बेस बियरिंग रूट्स इज इमर्ज्ड इन द वाटर। ऐसे रखना है भाई कि इसकी जो बेस में जो रूट्स रहती हैं है ना, वो पानी के अंदर पूरी डूब जाएं, इमर्ज हो जाएं। खुद तो वो नहीं डूबेगा पर उसकी रूट्स डूबनी चाहिए। लीव द सेटअप फॉर 5 to 6 days एंड ऑब्जर्व डू ऑब्जर्व द रूट्स ग्रोइंग। 5-6 दिन तक उसको रखे रखना है, देखना है। क्या आप देख रहे हो कि उसकी रूट्स ग्रो करने लगी हैं। वे कट 2-3 सेंटीमीटर ऑफ फ्रेशली ग्रोन रूट्स। देखो अब ना हमने क्या क्यों किया ये, ताकि हम फ्रेशली ग्रोन रूट्स ले सकें, ठीक है। और उसको हमने लेना है 2 से 3 सेंटीमीटर तक कट कर लेना है, जब भी वो ग्रो कर जाए रूट्स। वो लंबी लंबी से होती हैं बच्चों, ठीक है, हमारे हेयर जैसी, वो बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ हो जाती है। एंड ट्रांसफ़र दैम टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्सीटो अल्कोहल। तो एक कोई नया आपने फ्रेशली प्रिपेयर करना है कोई केमिकल का सोल्यूशन, ठीक है। अब उस रूट को हमने उसके अंदर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये बोल रखा है एसीटोल अल्कोहल नाम का, जिसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड होना चाहिए और इथानॉल होना चाहिए। ये दोनों ही जो केमिकल हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथानॉल, ये मिलके बनाते हैं एसीटोल अल्कोहल नाम का कोई केमिकल, ठीक है बच्चे। इसकी प्रोपोर्शन भी लिख रखी है इसने। ग्लेशियल एसिटिक एसिड होना चाहिए 1 पार्ट में, इथानॉल होना चाहिए 3 पार्ट में, ठीक है बच्चे। इसका क्या मतलब है, अगर आपने 1 ml ग्लेशियल एसिटिक का लेना है, ठीक है बच्चे, तो 3 ml लेना पड़ेगा इथानॉल, ऐसा बता रखा है इन्होंने। अगर आपने 3 ग्लेशियल ले लिया तो 9 आपने को लेना पड़ेगा 9 इथानॉल। 3 गुना ज़्यादा लेना पड़ेगा एसिटिक एसिड को, ग्लेशियल एसिटिक एसिड को, इथानॉल को, सॉरी, ठीक है, इथानॉल को 3 गुना ज़्यादा लेना पड़ेगा। कीप द रूट टिप्स इन एसिटिक अल्कोहल फॉर 24 आवर्स। अब इस रूट को हमने 24 घंटे के लिए उसमें भिगो के रख देना है, जो भी हमने सोल्यूशन लिया है एसीटोल अल्कोहल वाला। एंड देन ट्रांसफ़र दैम टू 70% इथानॉल। अब इसको 70% एक स्ट्रेंथ रहती है इथानॉल के में, उसको ट्रांसफ़र कर देना है उसके बाद, ठीक है। ये क्या काम करेगा, प्रिजर्वेशन का, मतलब उसकी जो रूट्स हैं ना वो जैसे हम अचार वगैरह डालते हैं, मुरब्बा होता है, ऐसे वो बनी जो कि तो बनी रही, उसमें कोई खराबी ना हो, प्रिजर्व होके रह जाए वो, ठीक है, कोई नुकसान ना हो उनको, तो इसलिए हमने उसमें डाल के रखना है। टेक 1 or 2 प्रिजर्व रूट्स। अब 1 या 2 रूट्स उसकी उखाड़ लेनी है, अपने ले लेनी है। वॉश दैम इन वाटर, उसको पानी से धो लेना है। प्लेस दैम ऑन द क्लीन स्लाइड। अब आपने देखा होगा ना माइक्रोस्कोप के अंदर एक पार्ट होता है स्लाइड, उसके ऊपर आपने इसको रख लेना है। पुट 1 ड्रॉप ऑफ डिल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक डिल्यूट एसिड होता है, HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बच्चे। ये आपकी लेबोरेटरी में सारे केमिकल है ना नॉर्मली पड़े रहते हैं केमिस्ट्री लैब में, आप देख सकते हो, वहाँ पे स्टडी कर सकते हो उनको।
अब एक ड्रॉप उसकी डाल देनी है इन रूट की टिप्स पे। टू सॉफ्ट ऑन द टिश्यू, तो HCl क्या करेगा, उसको सॉफ्ट कर देगा टिश्यू को। कौन सी टिश्यू, रूट वाली। अरेंज द रूट्स आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। अब उसको धो लेना है 10-15 मिनट तक रूट्स को। देन ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिटोकार्माइन स्टेन ऑन देम। अब एक और केमिकल डालना है एसिटोकार्माइन नाम का। ये क्या काम करेगा एसिटोकार्माइन, ये उसको डाई कर देगा। जैसे हमने पहली बार भी देखा था ना, सैफरिन डाई डाली थी हमने, केराटिन डाली थी, ये एक डाई है एसिटोकार्माइन। तो इसको स्टेन करने के लिए, मतलब इसको कलरफुल करने के लिए। लीव द स्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड देन जेंटली वार्म इट। अब इसको 5-10 मिनट के लिए भाई इसको रख देना है एक तरफ, ठीक है। और थोड़ा सा इसको गर्म करना है। कैसे करना है, स्प्रिट लैंप की सहायता से। एक लैंप रहता है उस पर हम इसको गर्म कर लेंगे। ध्यान से करना है आपको, आँख ऊँख से बच कर, ठीक है बच्चे, फायर ना हो जाए कहीं पे। कट द टिप प्रोटीन पोर्शन ऑफ द रूट ऑन द स्लाइड। अब जो रूट्स की टिप्स के थी ना, उस पोर्शन को आपने सारी को कट कर देना है स्लाइड पे। एंड पुट ए कवर स्लिप, अब कवर स्लिप भी डालनी पड़ेगी। जेंटली क्वेस द कवर स्लिप विद यूअर थंब। अब अंगूठे की सहायता से आपने क्या करना है, उसको स्क्वैश करना है, मतलब दबा के रखना है ऐसे। टू स्प्रेड द सेल्स ऑन दी स्लाइड। क्यों करना है ऐसा, कि वो सारे जो सेल्स हैं या रूट्स हैं वो सारे फैल जाएं वहाँ पे, स्प्रेड हो जाएं स्लाइड पे। तभी हमने उसको दबा के रखना है थोड़ा सा। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में देखने के लिए रेडी है वो, वहाँ पे उसको देख लेंगे। व्हाट डूज यू ऑब्जर्व, तो आपने वहाँ पे क्या देखा। डूज ऑब्जर्व द सेल ऑफ द ओनियन रूट्स, क्या आपने ओनियन रूट के सेल देखे हैं वहाँ पे। आर दे सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या वो एक जैसे दिख रहे हैं सारे रूट्स के जो सेल हैं। डूज यू फाइंड एनी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन दी सेल्स, इफ यस देन वाई इट इज सो। तो बच्चों देखो डिफरेंस तो होगा ही उनके टिप्स की जो सेल है, ठीक है। वो क्यों डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं टिप्स। तो किसी में तो ग्रोथ देखो, मतलब किसी स्पीड से हो रही है, किसी में कम हो रही है स्पीड, अभी किसी में ज़्यादा हो रही है स्पीड, है ना। किसी की जो मतलब फेज़ है उसके सेल का, वो थोड़ा आगे, किसी का पीछे है। तो मतलब उसके स्ट्रक्चर चेंज तो होगी। क्यों होगी, क्योंकि सेल के जो जब ग्रोथ करता है ना सेल, या डिवाइड करता है सेल, तो उसके फेजेस होते हैं। जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी पहले चाइल्डहुड में थी, हम बचपन में थे, इन्फेंट थे, उससे पहले, है ना। तो छोटे थे हम, गोद में रहते थे। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो हम चलने फिरने लगे, बैठने उठने लगे। अब हम अडल्ट स्टेज से में हैं, फिर जाके हम बुढ़ापे में हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे हमारे भी तो फेज़ है ना, ऐसे ही सेल की ग्रोथ के भी फेज़ हैं। जब वो डिवाइड करते हैं तब भी उसके फेज़ होते हैं अलग अलग। एक से जब उनमें दो बनना है तो भी थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंज उनमें रहता है। तो ये सारा कुछ ना उस मटेरियल के अंदर दिखेगा हमें ओनियन रूट टिप्स में। देखते हैं आगे। दिस इज बिकॉज द सेल ऑफ ग्रोइंग टिप ऑफ रूट ऑफ ओनियन डिवाइड कंटिन्यूसली। तो देखो इसकी ग्रोथ तो फास्ट रहती है, हमें पता ही है ना, जो ओनियन रूट्स हो रहती हैं। तो वो टिप्स हैं जो रूट्स की, वो डिवाइड कर रही हैं कंटिन्यूसली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। ये 2.17 में दिखाया गया है, जहाँ पे दिखाया है वेरियस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो जहाँ पे ग्रोथ की नहीं दिखाई गई बच्चों, जहाँ पे डिवीजन की दिखाई गई है एक्चुअली में, है ना। तो देखते हैं, देयरफॉर दीज सेल्स एग्जिस्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं बच्चों, उसके हिसाब से ये आपको दिखा रखा है सारा बच्चों, दिखाते हैं मतलब सेल आप खुद ब खुद। कैन यू आइडेंटिफाई विच स्टेज कम्स फर्स्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आप बता सकते हो कौन सी स्टेज है जो पहले बार आएगी, उसके आगे कौन सी आएगी, ये इसको नंबर दे सकते हो आप। जो बोल रखा है एवरी डे एंड एस्टिमेटेड हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी आर रिप्लेस्ड। हर रोज़ हमारे अंदर बॉडी के अंदर, अपनी ह्यूमन बॉडी की बात की है इन्होंने, कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियन सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं हर दिन, विच इज़
ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी, जो कि मात्र 1% है हमारी टोटल बॉडी सेल का। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड, तो हर तरह के सेल डिवाइड करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक टाइप हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, जिसमें हम पिछली वीडियो में हमने देखा है ये दो टाइप के होते हैं सेल। बट यूकैरियोटिक सेल डिवाइड इन ए मोर कंट्रोल्ड एंड ऑर्डरली मैनर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड द सेल साइकिल। बट यूकैरियोटिक हमने देखा था ये एडवांस लेवल के सेल होते हैं पिछली वीडियोस में, है ना। तो उसमें कुछ मतलब बहुत अच्छे मैनर से हो रखा है काम को, सारा काम वो अच्छे मैनर से कर रहे हैं। तो डिवाइड वो कैसे करते हैं, ऑर्डरली मैनर से, अच्छे तरीके से डिवाइड करते हैं, मतलब जिसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। एक साइकिल चलता रहता है सेल के अंदर, वो टाइमली मैनर है, मतलब वो सारा कुछ टाइम पे होता रहता है उसमें, ठीक है। जैसे ही उसके फेज आएंगे ऐसे ही उसकी स्ट्रक्चर चेंज भी हो जाएगी। यू विल लर्न अबाउट द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन हायर ग्रेड्स, तो ज़्यादा तो आप देखो इसको अगली बड़ी क्लासों में देखोगे बच्चों अपनी हायर ग्रेड में, है ना। यहाँ पे ओनली बेसिक बता रखा है। आगे देखते हैं, ये यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, ये देखो ये जो है सेल दिखाया गया है रूट टिप कॉलोनी की, ये वाले, ठीक है। उसके आगे ये सारा देखो, ये एक सेल था जहाँ पे ये डिवाइड हो गया भाई, ये देखो ये एक सेल था, ये थोड़ा सा और बड़ा होने लगा, थोड़ा सा और ओवल शेप्ड होने लगा, उसके बाद ये डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये देखो ये अलग बन गया पार्ट, ये बड़ा अलग बन गया, ये बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं। उसके आगे देखो ये देखो ये पूरा डेवलप होने लग गया, यहाँ पे दो बनने लगे ये, उसके अंदर में टू न्यूक्लियस हो गए। अब जहाँ पे टू न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये रेड रेड डॉट है ना अंदर, इस वाली पिक्चर में ये दो न्यूक्लियस बनने लगे। अब ये न्यूक्लियस पूरे अलग अलग हो गए दोनों, ठीक है, दो सेल बनने लगे इसमें, दो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, ये ऐसे करके चलता रहता है प्रोसेस। दो के चार बन गए, चार के आठ बन गए, ये सेल डिवीज़न ऐसे होती रहती है बच्चों। तो सेल डिवीज़न के बारे में इन्होंने कुछ बता रखा है यहाँ पे। ये तो हमने किया था एक एक्टिविटी टू, जो कि यूनियन सेल की रूट की थी, है ना। सेल डिवीज़न इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, तो सेल डिवीज़न ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ पे न्यू सेल्स बनते रहते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले मौजूद था सेल उसी से ही नया सेल बनते रहते हैं। इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, इसके मदद से क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है। रिपेयर डैमेज टिश्यू, जो भी ख़राब हो रखा है टिश्यू, उसको डैमेज को हो रखा है वो उसको रिपेयर करता है, ठीक करता है। एंड रिप्रोड्यूस, और नए बड़े तैयार होते रहते हैं। सम सेल्स सच एज स्किन सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली टू रिपेयर सेल्स दैट आर लॉस्ट रेगुलरली, कुछ ऐसे भी सेल हैं हमारी बॉडी में जैसे कि स्किन सेल, ये लगातार रिपेयर होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, ठीक है, घिसते पिटते रहते हैं, बाद में नए बन गए भाई। ये स्किन सेल में बहुत तेज हो रहा है प्रोसेस, रेगुलरली हो रहा है मतलब। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, तो सेल डिवीज़न टू टाइप्स की होती है, माइटोसिस एंड मेयोसिस। माइटोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो माइटोसिस क्यों ज़रूरी है, ये ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ करने में काम आती है, रिपेयर करती है, मेंटेनेंस करती है, एंड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है। ये रिप्रोडक्शन बच्चों आप अगली क्लासों में देखोगे, अगले चैप्टर में टू टाइप्स की रहती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक आसेक्सुअल, जिसके आगे ए लिखा रहता है। तो देखो जो आसेक्सुअल है ये तो छोटे जीवों में होती है, जो मतलब यूनिसेलुलर वाले हैं, जहाँ फुली मतलब जिसको हम बोल देते हैं कि भाई इतने डेवलप वाले ऑर्गेनिज्म नहीं है, है ना, पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर हो गए कुछ, है ना। तो जो सेक्सुअल वाली है वो हमारे एनिमल्स में होती है, वो बड़े लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें होती है, मल्टी सेलुलर में, ठीक है। हेल मेयोसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेयोसिस कहाँ पे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, ठीक है। और माइटोसिस असेक्सुअल में होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या काम करती है, मेयोसिस, ये करती है क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है बच्चे।
तो दो अलग अलग जो गैमेट्स हैं ना वो फ्यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो जब अलग अलग हैं दो गैमेट्स, उन दोनों के करैक्टर अलग अलग होंगे। ठीक है, सपोज़ आप जहाँ से किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, तो आप तो नेटिव रह गए इंडिया के, और दूसरे वाला बंदा आपका जो फ्रेंड है वो वहाँ की कंट्री का रह गया। तो आपकी और उसकी जो हैबिट्स हैं, बॉडी की संरचना है, उसका कलर है, उसके काम करने का उसका तरीका ढंग है, वो अलग हो गया ना सारा। तो अगर आप दोनों बंदों को मिला के एक बंदा मिला दें हम, ठीक है, तो क्या होगा, तो नया जो बंदा बनेगा वो दोनों करेक्टर से होके आएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा वो, उसके करेक्टर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में काम करता है, मतलब उसमें डिफरेंस हो गया, फिर डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, वो अलग अलग तरह के मतलब सिंथेसिस होना शुरू हो गए बंदे, मतलब सेल की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे तो मैं उदाहरण के रूप में आप बता रहा हूँ कि ये जैसे बंदे की होता है ना, ऐसे ही माइटोसिस क्या है, एवरी ह्यूमन बीइंग्स लाइफ बिगिन्स लाइफ एज ए सिंगल फर्टाइल्ड एग। माइटोसिस में क्या होता है कि जो भी ह्यूमन बिगिन्स है, लाइफ शुरू होती है ह्यूमन्स में, वो एक सिंगल सेल से होती है, जिसको हम फर्टिलाइज्ड सेल बोलते हैं। दिस वन सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी। तो एक सेल होता है, सिंगुलर सेल होता है, जो फर्टिलाइज्ड कहते हैं, जिसको हम फर्टिलाइज कैसे हो गया, जैसे गैमेट, एक गैमेट है वो दूसरे गैमेट से फ्यूज़ हो रहा है, मेल वाला गैमेट है वो फीमेल से फ्यूज़ हो रहा है, रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो फर्टिलाइज होगा, उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइज। तो ये जो एग में होता है फर्टिलाइज्ड, ठीक है बच्चे, तो वो डिवाइड करता रहता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल बनते हैं, तो हमारी बॉडी बन जाती है। सेल्स इंक्रीज इन नंबर थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस के राही क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है बच्चे, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप की है सेल डिवीज़न। फिगर 2.18 में भी दिखाया गया है यहाँ पे, देखो ये था हमारा फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जिसमें ब्लू कलर का एक दिखाया गया ना छोटा सा डॉट, और एक रेड कलर का दिखाया गया अंदर, है ना, कोमा जैसा। तो ये जो है ना, ये गैमेट्स हैं अलग अलग, ये ये अलग अलग गैमेट्स हैं, दो गैमेट्स अलग, मतलब दो पेरेंट्स से आए हुए हैं। ये रेड वाला अलग से आया है और ब्लू वाला अलग से आया है। ये पूरा एग दिखाया गया है फर्टिलाइज, उसके अंदर में पड़े हुए हैं ये। उसमें क्या होता है, चेंज आने लगे भाई, चेंज आते आते वो अलग अलग बन गया, वो क्या हो गए, इसमें डिवीज़न शुरू होने लगी है। यहाँ पे डिवीज़न जब पूरा प्रोसेस हो गया, डिवीज़न का सेल डिवीज़न मतलब एक के दो बनने में वो प्रोसेस ले रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग में है कि एक के दो बन जाए हम भाई। तो यहाँ पे दो बन गए ऑलरेडी, तो दोनों में क्या है, अलग अलग वही गेमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, मतलब वो रेड वाला ब्लू वाला जो दिखाया गया है ना पार्ट, वो भी डिवाइड हो गए हैं खुद ब खुद। वो दो थे, अब यहाँ पे दो, जहाँ पे आगे दो, जहाँ पे आगे वो चार बन गए यहाँ पे अलग अलग पेयर्स में ही है। देखो कितना बढ़िया काम किया है इन्होंने ना। तो नेचर का यही काम है कि ये गेमेट्स को रेप्लिकेट करता रहता है, पेयर्स में ही रेप्लिकेट करता है, जितनी उसकी मतलब नंबर ऑफ गेमेट्स है ना, उतने ही वो देता है आगे। उसमें अगर ये नंबर दो नहीं आते, मतलब सपोज ये जितने नंबर यहाँ पे थे, 2 नंबर थे इसमें गैमेट, रेड वाला ब्लू वाला, दो हो गए ना, पेयर हो गया ये। अगर यहाँ पे नहीं आते तो ये फिर गड़बड़ी हो जाती है इसमें, तो रेप्लिकेट तो हुई ही नहीं उसका। तो इसको हम बोल सकते थे कि ये क्या हो गया, डैमेज हो गया ये तो भाई। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हूबहू उसी कॉपी बनानी है इसको पूरी की पूरी। तो ये होता है माइटोसिस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, माइटोसिस प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो दो डॉटर सेल बन रहे हैं यहाँ पे। डॉटर सेल मतलब जो आगे दो सेल बन रहे हैं, किसी कोई एक सेल है उसके आगे उसके दो सेल बनने जा रहे हैं, तो उसको हम डॉटर सेल बोल देते हैं आगे। ठीक है, तो जो पहला एक सेल था उसको हम पेरेंट सेल बोल देते हैं। अब देखो दोबारा से हम पिक्चर में जाते हैं। सपोज ये एक सेल बन गया यहाँ पे, ये दूसरा बन गया, ये कहाँ से आई, यहाँ से आई।
तो ये तो हो गया इसका पेरेंट सेल। अब ये क्या बन गए दोनों, डॉटर सेल। ठीक है, अब डिटेल से कर लो बच्चे, बाद में आपको दिक्कत ना आए। तो अब आप इसको ले लो, एक वाले को, लेफ्ट वाले को, इसके आगे हमने दो बना दिए सपोज यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जे डॉटर सेल हो गए दोनों वाले, जे वाला जे वाला, ये दो डॉटर सेल बन गए। और जो पहले हमने जे वाला लिया है ना, ये क्या रह गया, पेरेंट सेल। ऐसे ही इसके भी दो बनेंगे आगे जाके। तो एक जे बन गया सपोज, एक जे बन गया। तो ऐसे ही मतलब हम इसको डिफाइन करते रहते हैं कि ये भी ये पेरेंट्स है, ये डॉटर है। ये बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है। आपको समझने वाली बात है, बस एक बार समझ जाओ, कुछ भी नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे पता नहीं पेरेंट्स सेल क्या है, डॉटर सेल क्या है। जहाँ से वो बन के आया है भाई, वो तो उसका पेरेंट है। जहाँ से जब वो बन गया, वो क्या बन गया, डॉटर सेल बन गया अपना। ये ऐसी चेन चलती रहती है आगे 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 आगे, तभी तो ट्रिलियंस ऑफ सेल बनेंगे ना, जो हमारी बॉडी बननी है पूरी। ठीक है, ये एक सिंगल सेल था पहले, ये जो सिंगल सेल था वो फर्टिलाइज था। दो अलग अलग गैमेट्स उसमें फ्यूज हुए थे, एक तो मेल से, एक फीमेल से। ठीक है बच्चे, कुछ नहीं है भाई, आप थोड़ा सा देख लो बस, बहुत इजी है जी। न्यू सेल गेट द सेम डीएनए, तो मैंने बोला है ना, वो डीएनए सेम रहेंगे उसमें, एंड द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो देखो पेयर्स में है, दोनों दोनों के क्रोमोसोम पेयर्स में ही रहेंगे वो ऐसे ही। दिस इंश्योर्स दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज लार्जली मेंटेन्ड अक्रॉस बॉडी सेल। इसका मतलब क्या है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सेल के दूसरे सेल में चली गई है, वो ऐसे ही मेंटेन रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। आगे देखते हैं मोसिस में। मोसिस हमने देखा पहले जो पढ़ा था। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, ये हमने देखा था। देखते हैं आगे। meiosis इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड ऑकर ओनली इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही होता है बच्चों। ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशंस एंड डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या है, ये वेरिएशन लेके आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन में काम करते हैं ये सारे सेल। द वट नो आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। जो ये चिल्ड्रन होते हैं वो रिजेंबल नहीं करते, मतलब चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स, वट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। वो रिजेंबल तो करते हैं पेरेंट्स से, बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते। अब देखो, दो अलग अलग जो हैं पार्टनर हैं, ठीक है, वो उसके आगे चिल्ड्रन हैं, तो वो दोनों के जो मायोसिस सेल है ना, वो फ्यूज हो रहे हैं आगे आगे। वो मतलब पेरेंट्स तो हैं उसके, बट रिजेंबल नहीं करता वो बच्चा उन दोनों से। रिजेंबल भी करता है, इतना अच्छी तरह से नहीं करता, मतलब what are not exactly the same in animals including humans. Meiosis occurs only in the cells of testes of males to produce sperms and ovaries in females to produce eggs. तो देखो बच्चे, ये हमारी बॉडी के अंदर दो ना ऑर्गेन्स होते हैं, पार्ट्स हैं ये ऑर्गेन्स के, जहाँ पे ये जो मायोसिस नाम का प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो मेल जो बॉडी है ना, उसमें टेस्टिस रहते हैं, ये पार्ट है एक बॉडी का। ठीक है बच्चे, और जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर ओवेरीज रहती हैं। ये जो हैं रिप्रोडक्टिव जो है ना ऑर्गेनिज्म है दोनों। जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम करोगे ना, आगे लेसन है आपकी, कोई भी लेसन आया तो हम करेंगे उसको, तो उसमें आप देखोगे इन दोनों ऑर्गन्स के बारे में। तो ये एग प्रोड्यूस करता है कौन, ओवेरीज, और स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस। तो एग जो होता है और स्पर्म जो रहता है, ये दोनों आगे जाके फ्यूज़ हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है बच्चे, तो देखो अलग अलग दोनों है ना, मतलब एक तो फीमेल के अंदर हो रहा है, एक मेल के अंदर, दोनों अलग अलग है। वो आगे जाके जब फ्यूज़ हो गए तो वो क्या बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा। तो
वो दोनों का ही तो कॉपी रहेगा ना, किसी एक का नहीं रहेगा, बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा। केमिकली प्रोसेस तो वही रहेगा कि वो सेम है, ठीक है, बट वो थोड़ा वो तो उसमें वेरिएशन आ जाएगी, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से होके वो गुजरा था। देखते हैं आगे। प्लांट्स मेयोसिस ऑकर इन द एंथर्स, मेल पार्ट। तो प्लांट्स के अंदर भी होता रहता है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में होती है, वहाँ पे क्या है, मेयोसिस होती रहती है एंथर के अंदर, जो मेल वाला पार्ट है, मेल का एक ऑर्गन होता है उसमें, प्लांट में, जिसको हम एंथर बोलते हैं, टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। ये हमने पिछले जो पेज है ना वहाँ पे आज ही हम करके हैं, ये चीज़ थोड़ा कम कर दिया था, जहाँ पे हमने देखा था पॉलिनेशन क्यों जरूरी है ना, वो वाला पार्ट, जो जहाँ पे इसको थोड़ा गहराई में बता रखा है। तो एंथर जो रहते हैं वो मेल में रहते हैं, और उसमें पोलन ग्रेन्स रहते हैं, दैट लेटर प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स, बाद में वो स्पर्म सेल प्रोड्यूस करते रहते हैं, जो एंथर्स होते हैं। एंड द ओवेरीज, फीमेल पार्ट, टू प्रोड्यूस एग सेल्स। तो प्लांट में ओवेरीज रहती हैं, वो क्या होती हैं, एग सेल होती है, ठीक है, वो फीमेल वाला पार्ट में होती है। इन मायोसिस द पेरेंट सेल डिवीजन डिवाइड्स ट्वाइस। तो पेरेंट सेल जो है ना वो 2 बार डिवाइड करता है, डिवाइड ट्वाइस, कहाँ पे, मायोसिस में, वन आफ्टर द अदर टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। तो एक के बाद एक होता रहता है, तो क्या बन जाते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं, फिगर 2.19 में दिखाया गया है, ये देखो।